नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। वो 43 घंटे यानी 43 आवर्स और जबरदस्त कत्ल गारत इल्जाम लगता है इस्राइल पर। खुद यूनाइटेड नेशंस ने यह इल्जाम लगाया था, यह प्रस्ताव पारित किया था। क्या हुआ था 16 सितंबर को शाम 6 बजे से 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे के बीच, आपको आज बताएंगे दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। सात अक्टूबर 2023 के बाद गजा में जो हुआ उसे तो दुनिया ने देखा। आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। जो आप टेलीविजन पर नहीं देख पाते वो मिनटों में सोशल मीडिया के जरिए आपके पास होता है। तो गजा में इस्राएली आक्रामकता तो दुनिया ने देख ही लिया और बहुत करीब से देखा। गजा के लोगों का दर्द भी महसूस किया। दुनिया ने इसे जुल्म कहा और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। लेकिन करीब 42 साल पहले लेबनान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त न सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऐसे में वो यादें कैमरे में कम हैं, लेकिन उस वारदात के गवाह रहे लोगों की यादों में आज भी कैद हैं। वो सानिया है लेबनान का साबरा और शतीला नस्लकुशी, या फिर साबरा और शतीला कैंप नरसंहार। जी हां, इल्जाम लगता है कि अपनी ही धरती पर मजलूम फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी वैसे तो नकबा के दौर में यानी साल 1948 में इस्राएल के कयाम के साथ ही शुरू हो गई थी। इस दौरान हजारों फिलिस्तीनियों को मारा गया था, फिर उनके गांव से उन्हें खदेड़ दिया गया था। जब ये लोग अपनी सरजमीन से भगाए गए तब ये आसपास के मुल्कों में शरणार्थी या पनाहगुजीन बनकर पहुंचे और फिर वहीं बस गए। इल्जाम लगता है कि इस्राएल की फोर्सेस के जुल्म से परेशान फिलिस्तीनी निकल गए अपने मुल्क से, अपनी धरती से, और आसपास के ममालिक में जाकर बस गए। उनमें लेबनान भी था, सीरिया भी था, मिस्र भी था, और यहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। उनके बच्चे हुए, बड़े हुए बच्चे, उनकी शादियां हुई, फिर बच्चों के भी बच्चे हो गए। इस तरह से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लेबनान में इसी तरह फिलिस्तीनियों के 2 बड़े कैंप थे, जिनका नाम था साबरा और शतीला कैंप। 1975 आते आते लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। वहां के ईसाई, सुन्नी और शिया मुसलमान पावर पॉलिटिक्स में अपनी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे थे। दोनों तरफ से मिलिशिया बन गई थी जो एक दूसरे पर हमले करती। इसमें एक तंजीम थी PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लेबनान में रह रहे लाखों पनाहगुजीनों के बीच मजबूत होल्ड था। 1969 में PLO और लेबनानी फौज के बीच मिस्र में एक समझौता हुआ, जिसके तहत PLO मुसल्लह या आर्म फोर्सेस ने लेबनान में 16 फिलिस्तीनी पनाहगुजीन कैंपों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यह तंजीम साउथ लेबनान में मजबूत होने लगी थी। यह बात भला इस्राएल को कैसे पसंद आती? साउथ लेबनान से नॉर्थ इस्राएल की बॉर्डर जो लगती है। हम नहीं कहते, लेकिन जानकार बताते हैं कि लेबनान में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की ताकत से इस्राएल घबराने लगा। उसे लगने लगा कि 30, 35, 40 साल पहले उन्होंने जिन फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से खदेड़ा है, भगाया है, वो लेबनान में PLO के जरिए उन्हें फिर चैलेंज करने लगे हैं। उस वक्त इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर थे एरियल शेरोन। ये साल था 1982। इस वक्त तक लेबनान का सिविल वॉर और तेज हो गया। हालात ये बने
कि इसका फायदा उठाते हुए इसराइल ने लेबनान में अपने सबसे बड़े दुश्मन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ऐसे वक्त में इसराइल के पक्के दोस्त अमेरिका ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि लेबनान में रह रहे फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की पूरी हिफाजत की जाएगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अमेरिका ने दुनिया को यह भी बताया कि फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की हिफाजत होगी और जितने भी लोग कैंपों में रह रहे हैं, वो लाखों की तादाद में हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। उस वक्त इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर एरियल शेरोन की क़यादत में इस्राएली फोर्सेस ने जून 1982 को लेबनान पर हमला कर दिया, राजधानी बेरूत की घेराबंदी की और शहर पर भारी बमबारी की, जहां पीएलओ का हेडक्वार्टर मौजूद था। यह तय हुआ था कि 1 सितंबर को बेरूत से पीएलओ के हटने के बाद आने वाली इंटरनेशनल पीस फोर्स 30 दिनों तक यहां रहेगी। हालांकि इंटरनेशनल फोर्स कुछ और दिन रुकी और फिर 10 सितंबर को लेबनान छोड़कर निकल गई। अब हुआ ये कि लेबनान में बची इस्राएली फोर्सेस और एक बेहद ताकतवर कैथोलिक मिलिशिया, जिसका नाम हम आपको बताते हैं। तो पीएलओ के हटने के बाद बेहद ताकतवर इंतहा पसंद लेबनानी मिलिशिया, जिसका नाम फालिंज था या जिसे फालांजिस्ट भी कहा जाता है, उसके लोग मौजूद थे। इल्जाम लगता है कि इंटरनेशनल फोर्स के लेबनान से निकलने के 6वें दिन यानी 16 सितंबर 1982 की शाम 6 बजे से इस्राएली फोर्सेस ने सबरा और शतीला पनाहगुज़ीन कैंपों को घेर लिया, जहां फिलिस्तीनी हजारों की तादाद में रह रहे थे। इल्जाम लगता है कि इजरायली फोर्सेस ने अपनी हिमायती कट्टरपंथी फोर्सेस को, जो कि लेबनान में पहले से ही मौजूद थी, जिन्हें कैथोलिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें एक तरह से कवर दिया और ये लोग 16 सितंबर को करीब 6 बजे एंटर हुए साबरा और शतीला पनाहगुज़ीन कैंपों में, और जब 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे वापस बाहर आए, वापस निकले, तो उस वक्त कहा जाता है, आरोप लगता है कि वहां 4000 से भी ज्यादा लाशें मौजूद थी। जी हां, इस्राएली फोर्सेस ने कट्टरपंथी मिलिशिया फॉलेंस को कवर दिया और जब ये लोग बाहर निकले तो 4000 लाशें पड़ी हुई थीं, घरों पर, सड़कों पर, छतों पर, नालियों में। ये एक सामूहिक नस्ल कुशी थी मजलूम फिलिस्तीनियों की। मर्द, औरतें और बच्चे, किसी को भी नहीं बख्शा गया, ये भी इल्जाम लगता है। तो आपको बताते हैं कि फलांजिस्ट पार्टी ने मजलूम फिलिस्तीनियों का, जो कि लेबनान में कैंपों में रह रहे थे, साबरा और शतीला कैंप में रह रहे थे, उनका नरसंहार क्यों किया। दरअसल लेबनान की फलांजिस्ट पार्टी ने पनाहगुज़ीन फिलिस्तीनियों को इसीलिए मारा क्योंकि वो पीएलओ और फिलिस्तीनियों से लेबनान के प्रेसिडेंट रहे बशीर गेमायल के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। इस नरसंहार के कुछ हफ्ते पहले ही नए चुने गए लेबनानी ईसाई प्रेसिडेंट और उनके 25 हिमायतियों की धमाके में मौत हो गई थी। फलांजिस्ट इस धमाके के पीछे फिलिस्तीनी जंगजुओं का हाथ मानते थे, जिसका बदला इस्राएल के सपोर्ट से उन्होंने खवातीन के साथ जिना बिल जब्र और फिर उनका कत्ल करके लिया और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इस घटना को आज भी सबरा और शतीला कैंप नस्ल कुशी के तौर पर जाना जाता है। पूरी दुनिया ने इस वारदात की, इस घटना की मजम्मत की और इसके लिए इस्राएल को मोरिद इल्जाम ठहराया गया।
1983 में इस घटना की इसराइल में ही जांच हुई तो जांच कमीशन ने इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर एरियल शेरोन को भी निजी तौर पर इस वारदात के लिए इनडायरेक्ट जिम्मेदार माना और उनके इस्तीफे की सिफारिश की गई। शेरोन ने 14 फरवरी 1983 को अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन बाद में साल 2001 में वो इस्राएल के पीएम भी चुन लिए गए। इस वाकये के बाद, इस वारदात के बाद लेबनान में भी इस्राइल के खिलाफ कई रेजिस्टेंस ग्रुप और बने, जिनमें सबसे अहम और बड़ी तंजीम है हिजबुल्लाह, जो एक शिया तंजीम मानी जाती है। हिजबुल्लाह को ईरान की हिमायत हासिल है। आज हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह के आगे दीगर लेबनानी इंतहा पसंद तंजीमों का कोई वजूद नहीं है और साउथ लेबनान में वो एक मजबूत फोर्स के तौर पर इस्राइल को चैलेंज देते हैं। तो साबरा और शतीला कैंप कत्लो गारत पर यह था हमारा आज का खास वीकेंड स्पेशल दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा और इसमें जो बातें हमने आपको बताई हैं, जो इल्ज़ामात लगते हैं उनकी बिना पर बताई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर के उनके हवाले से हमने ये बातें आप तक पहुंचाई है। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलिस्तीनियों के साथ ये जुल्म, ये जब्र अक्सर हो रहा है, लगातार हो रहा है और हाल ही में आपने देखा कि किस तरह के हालात गजा में बने थे पिछले 16 महीनों में। फिलहाल फिलिस्तीनी अब अपने वतन को, अपने गजा को लौट रहे हैं। जो ताज़ा सूरत हाल हैं, आगे के हालात क्या बनेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन साबरा और शतीला, जिसमें 4000 लोगों को कुछ ही घंटों में ख़त्म कर दिया गया था, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह की कत्ल गारत की गई है, किस तरह के जुल्म और सितम हुए हैं। किसने किया, कैसे किया, ये अलग बात है, ये इल्ज़ाम है, लेकिन जो हुआ वो एक सच्चाई है। दीन दुनिया शो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।